नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख हिंदू पक्षकार रहे जगतगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अपने पत्र में वर्तमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर नई ट्रस्ट समिति के गठन की मांग की है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि नई समिति का गठन श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण श्री महंत हरिगिरी महाराज की अध्यक्षता में किया जाए। साथ ही इसमें 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े प्रमुख हिंदू पक्षकारों, अधिवक्ताओं, आंदोलन में सक्रिय संतों और प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनका कहना है कि इससे ट्रस्ट का संचालन अधिक पारदर्शी, सर्वमान्य और जन विश्वास के अनुरूप होगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, त्याग और सदियों के संघर्ष का प्रतीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने हाल के दिनों में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विवादों और चढ़ावों के कथित चोरी जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस घटनाओं से श्रद्धालुओं के बीच चिंता और असंतोष बढ़ा है, इसलिए ट्रस्ट के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस होती जा रही है। और उन्होंने श्री महंत हरिगिरी महाराज को सनातन परंपरा का प्रतिष्ठित संत बताते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में गठित नई समिति ट्रस्ट की विश्वसनीयता और गरिमा को और मजबूत करेगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने यह भी बताया है कि इस विषय पर उनकी आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर से भी विस्तृत चर्चा हुई है, जो इन दिनों अमेरिका प्रवास पर है। उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच ट्रस्ट के पुनर्गठन और भविष्य की व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से व्यक्तिगत मुलाकात कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उन्हें विश्वास है कि सरकार करोड़ों राम भक्तों एवं संत समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित निर्णय लेगी। तो वही नोएडा के सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक भवन में सोमवार से अधिकारी कामकाज की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में अधिकारी एवं नए भवन में बैठना शुरू करेंगे, जबकि विभिन्न विभागों को चरणबद्ध तरीके से यहां स्थानांतरित किया जाएगा। प्राधिकरण के अनुसार मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में के नए महत्वपूर्ण विभाग, जिनमें आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक, नियोजन, भूलेख और वित्त विभाग शामिल है, जल्द ही नए भवन में कार्य करना शुरू करेंगे। हालांकि पूरे कार्यालय की संचालन पूरी तरह से नए परिसर से शुरू होने में 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस आधुनिक प्रशासनिक भवन में अभी कुछ आवश्यक कार्य शेष बचे हुए हैं। लिफ्ट संचालन, साफ सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य को पूरा करने के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। फिलहाल नए कार्यालय तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिससे कर्मचारियों और आम लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद नए भवन से पूरी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य संचालित किए जाएंगे। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 9 स्थित झुग्गी बस्ती में सोमवार को आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ और तत्काल 3 फायर सर्विस यूनिट को मौके पर रवाना किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक झुग्गी में भारी मात्रा में रखे कूड़े कबाड़ में आग लगी थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और शुरू कर दिया, जिससे आसपास की झुग्गियों में भी रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल ने तुरंत मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते आग को आसपास के अन्य झुग्गियों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फायर विभाग मामले की जाँच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग किन परिस्थितियों में लगी थी। समय रहते की गई कार्रवाई से बड़े नुकसान को टालने में सफलता मिली है। तो वहीं शिकारपुर कस्बे में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और एक दुकानदार के बीच विवाद का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें पुलिस कर्मियों और एक युवक के बीच खींचातानी देखी जा सकती है। जानकारी के अनुसार ये वीडियो कुछ दिन पहले शिकारपुर
में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बताया जा रहा है। वीडियो में एक दुकानदार द्वारा एक दरोगा का कॉलर पकड़ने और इसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पुलिसकर्मी भी स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास कर रहे हैं और युवक के साथ खींचातान करते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक विवाद की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि इस दौरान युवक ने पुलिस की वर्दी के साथ छेड़छाड़ की। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया और मामले की जांच की बात कही जा रही है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में जिम्स कर्मचारी प्रकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने धरनातर कर्मचारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाकियू का आरोप है कि जिम्स अस्पताल में शांतिपूर्ण धरना दे रहे कर्मचारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और महिला कर्मचारी समेत प्रदर्शनकारियों को रात के समय हिरासत में लिया गया। संगठन ने इसे गलत बताते हुए गिरफ्तार कर्मचारियों की बिना शर्त रिहाई और दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। साथ ही भाकियू ने कर्मचारियों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान निकालने की अपील की है। संगठन ने जिम्स निदेशक ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता पर भी अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए उनकी जांच की मांग उठाई है। साथ ही उन्हें पद से हटाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच तनाव और हलचल बढ़ गया है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर नई मंडी क्षेत्र स्थित विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली आपूर्ति और विभागीय कार्रवाई को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार मुख्य अभियंता के निर्देश पर 3 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके विरोध में रालोद कार्यकर्ता भड़क उठे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य अभियंता कार्यालय की बिजली काट दी और जिससे अधिकारी गर्मी के बिना लाइट के काम करने को मजबूर हो गए। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले 28 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। इसी को लेकर कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर डेरा डाले हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के निर्देश के बावजूद कार्रवाई और मुकदमा दर्ज होने से भी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। फिलहाल रालोद कार्यकर्ताओं के मुख्य अभियंता से बातचीत से इनकार कर दिया है और धरना जारी रखा हुआ है। प्रशासनिक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या प्रदर्शन ये है जी 28 घंटे बिजली नहीं आई लगातार गांधी कॉलोनी बिजली घर पे। जब वहाँ क्षेत्र के लोग पहुंचे तो जेई ने 174 बार कॉल करने के बाद भी फोन नहीं उठाया। जेई मौके पे नहीं गया। लाइनमैन वहाँ है, लाइनमैन की ऑडियो हमारे पास मौजूद है। लाइनमैन ये कह रहा मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, ना वहाँ क्षेत्र के किसी आदमी ने कोई बदतमीजी करी, बल्कि उल्टे बिजली कर्मचारियों ने वहाँ महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। महिलाओं की भी तहरीर हम ले रखी है, हमने उस तहरीर को भी अभी हम पुलिस को देंगे। और साथ में ये है कि जब जनप्रतिनिधियों पे दबाव बना जनता का, तो जनप्रतिनिधियों ने अपना काम अंजाम दिया। उन्होंने बिजली विभाग के जो सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ है चीफ, उससे बात की, उसे कहा कि इस मामले को हल करवाओ और इसमें कोई मुकदमे जैसी कोई बात नहीं है। उसके बावजूद इसने हठधर्मिता दिखाते हुए, चीफ ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए, क्योंकि इसका मिजाज ऐसा है जब से ये आया इसने पूरा विभाग खत्म कर दिया। मैंने बुलाया इन लोगों को वार्ता करने के लिए, लोग वार्ता करने के तैयार नहीं है। अभी पुलिस जो है अपना देख रही है कैसे ये लोग घेराव किया है। वो पूरा फर्जी है। जेई वहां पर मौजूद भी नहीं थे। नहीं, जेई रात में 1:30 बजे से थे वहां पे और उसके बाद बिजली घर का भी लोगों ने लाइन बंद कराया है, जिस पे कार्रवाई हुआ। चीफ साहब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ गर्मी में बैठे हुए हैं, हम यहाँ गर्मी में बैठे हुए हैं, चीफ साहब वहाँ एसी में बैठे हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमसे आगे बात। ऐसा नहीं है, कभी भी आप किसी के कार्यालय पे जाएंगे तो ससम्मान जो है आपको ऑफिस में बुलाकर, हमारे पास कुर्सियां हैं सबको बैठने के लिए, मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ, लेकिन तो यहाँ पे बैठ करके वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सम्मानजनक तरीका यही होता है कि बैठ करके कायदे से बात किया जाए, न कि खड़े होकर। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उनके थाना भवन स्थित कैंप कार्यालय पर बधाइयों का
तांता लग गया। सुबह से ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों का पहुंचना जारी रहा। समर्थकों ने सुरेश राणा का फूल माला पहनाकर, बुके भेंट कर और कई मिठाइयां खिलाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। पूरे दिन कैंप कार्यालय का माहौल उत्साह और उल्लास के साथ भरा रहा। इस अवसर पर सुरेश राणा ने सभी शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व में ने जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है उनका वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि संगठन को और अधिक मजबूत करने तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति को क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया है और कहा है कि सुरेश राणा को मिली ये जिम्मेदारी उनके लंबे समय के संगठन के प्रति समर्पण का परिणाम है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा दादरी क्षेत्र में तेज आंधी के दौरान बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार आंधी के चलते एक बिजली ट्रांसफार्मर अचानक ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय हुआ जब सड़क से लोग गुजर रहे थे। गनीमत रही कि ट्रांसफार्मर गिरने से कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल फैल गई है और मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गया। ट्रांसफार्मर गिरने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति भी बाधित रह गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी। घटना के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया होता तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था। फिलहाल बिजली विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है और मरम्मत कार्य की तैयारी की जा रही है। तो वहीं थाना भवन के कस्बे के प्राचीन कचोरी नाथ मंदिर परिसर में सोमवार को योगी सतीश नाथ की तपस्या पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य धार्मिक अनुष्ठान और विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया और पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंजता रहा और सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ती रही। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद आयोजित विशाल भंडारे और क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस दौरान पूरा परिसर हर हर महादेव और अन्य धार्मिक जय घोषों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर क्षेत्र में सुखी, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। आयोजन के दौरान श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समरसत्ता का सुंदर संगम देखने को मिला। आयोजकों और संयोजकों ने भोजन, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया, जिसकी सभी ने सराहना की। तो मुजफ्फरनगर जिले में ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शाहपुर कस्बे से जिला मुख्यालय तक लगभग 20 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालते हुए सैकड़ों श्रमिक सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी श्रमिक का आरोप है कि सरकार द्वारा ईंट भट्टा श्रमिक के लिए 718 रुपये 35 पैसे प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किए जाने के बावजूद अधिकांश भट्टा संचालक उन्हें ये मजदूरी नहीं दे रही है। साथ ही श्रमिकों के रहने, खाने और मूलभूत सुविधाओं की भी उचित व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगा है। भीषण गर्मी और लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच महिलाओं, युवतियों और बुजुर्गों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में श्रमिक भीम आर्मी के झंडे लेकर जय भीम के नारे लगाते हुए पैदल मार्च करते रहे। जुलूस शहर के शिव चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने रोष व्यक्त किया। ज्ञापन में श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने के साथ साथ बेहतर आवास, पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र पाल जी। आप जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या फिर हम देखिए जो आजकल ईंट भट्टों पर मजदूर की स्थिति है, आवास की बिल्कुल अच्छी सुविधा नहीं है। हमारी सरकार से यही मांग है कि कोई ऐसा जियो बनाए जिससे कि आवास भट्टों पर अच्छा हो सके। और 718 रुपये 13 पैसे जो न्यूनतम रेट सरकार ने लागू किया है, मतलब लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी दिला नहीं पा रहे। भट्टों वाले मजदूरों को मिल रहा है 520, 530। तो वही है कि इसे निश्चित रूप से लागू करें। अगर अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे तो कुर्सी छोड़ो भाई। 718 रुपये 13 पैसे जो रेट लागू कर दिया है वो क्यों नहीं मिल पा रहा मजदूर को, ये सवाल है हमारा। पैदल यात्रा ही क्यों की आपने?
भाई देखिए, गांधी जी ने भी पद यात्रा की थी, तो लोगों को जोड़ने के लिए, एक एहसास के लिए। ये मजदूर भाई तो पूरे दिन धूप में, गर्मी में ईंट पाते हैं, तो क्या हम 22 किलोमीटर नहीं चल सकते इनके लिए? इन लोगों का संघर्ष है, देखिए कितने संघर्ष से ये आ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि लखनऊ चलो पैदल, में कह लगा भाई चलो कोई बात नहीं, पहले यहीं अपनी आवाज़ रखेंगे। सीधी सी मांग ये है, अगर आला अधिकारी 718 रुपये 13 पैसे भट्टों वालों से नहीं दिला पा रहे तो कुर्सी छोड़ो। कुर्सी छोड़ दो, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए ज्ञापन देकर आ रहे हैं, संघर्ष जारी रहेगा। जो भी धरने प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक वहाँ से नहीं उठने के, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, हमने पहले मौके दे लिए। कई दफा हमने कई बार, ये तो कई बार ज्ञापन दे चुके, जब इन्होंने जाके जो है उनको नहीं, नेताजी आप जो है खड़े हो, मगर ठीक है चलते हैं। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर जो है ना शोषण कार्यों का अड्डा बन चुका है। यहाँ मजदूरों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है जनपद मुजफ्फरनगर में। सबसे ज्यादा जनपद मुजफ्फरनगर में शोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ अधिकारी पिके हुए हैं, यहाँ के जो अधिकारी सब पिके हुए हैं। भाई 718 रुपये 700। तो वहीं नगर पंचायत थाना भवन द्वारा प्रतिनिधित्व सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य बाजारों और सहारनपुर रोड क्षेत्र में व्यापक छापेमारी कर कई दुकानों का निरीक्षण किया गया। अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन, डिस्पोजल, ग्लास और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जब्त किए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण, जल स्रोत और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा है कि शासन के निर्देशों के अनुसार नियमों का कड़ाई से पालन कराना और नगर पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही व्यापारियों से अपील की है कि वो प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग बंद कर कपड़े, कागज और अन्य पर्यावरण अनुकूलन विकल्प अपनाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग या बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सामग्री जब्ती के साथ भारी जुर्माना भी शामिल होगा। नगर पंचायत का ये अभियान स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त थाना भवन के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो वहीं शामली में आगामी श्रवण कावड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक और उप निरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह ने सहारनपुर परिक्षेत्र के तीनों जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कावड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। जनपद शामली में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था, प्रभावी रूट, डायवर्जन, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधन और ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान कावड़ मार्ग पर प्रमुख चौराहे, कावड़ शिविरों और विश्राम स्थलों, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, आपातकालीन निकासी मार्ग और एम्बुलेंस सेवाओं की तैयारी भी की बारीकी से समीक्षा की। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं और सुगम आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए और सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि सभी विभागों के समन्वय से यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में व्यापक तैयारियां की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।